हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? आप सब बताइएगा ज़रूर। और मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास सीडीपी का 15वां चैप्टर, जिसमें एडवर्ड चेस टॉलमैन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उनके अधिगम के प्रकार को जानेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नोटिफिकेशन को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एडवर्ड चेस टॉलमैन। एडवर्ड चेस टॉलमैन एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म और मृत्यु देख लीजिए। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1886 और मृत्यु हुआ था 19 नवंबर 1959 को। तो जन्म और मृत्यु इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत 1932 में दिए थे। और सिद्धांत कौन कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो सिद्धांत 8 प्रकार से लिखा गया है, सब एक ही प्रकार का है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो चीन गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या चिन्ह सिद्धांत आता है ज़्यादा एग्जाम में। हम लोग 8 को याद रखेंगे। देखते हैं क्या क्या नाम है। तो पहला है चीन गेस्टाल्ट सिद्धांत, दूसरा है संकेत अधिगम सिद्धांत, तीसरा है प्रत्याशा सिद्धांत, चौथा है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत, पाँचवा है प्रतीकात्मक सिद्धांत, छठा है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, सातवां है ज्ञान का मानचित्र निरूपण और आठवां है संप्रयोजन व्यवहार सिद्धांत। इतने प्रकार का सिद्धांत लिखा है। कोई भी एग्जाम में आए तो हमारा प्रतिपादक टॉलमैन ही होगा। आगे देखते इनकी पुस्तकों के बारे में। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो 3 पुस्तक है। पहला है द पर्पर्सिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, और इसी पुस्तक के आधार पे उन्होंने चीन गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या चीन अधिगम सिद्धांत दिए थे। दूसरा बुक देख लीजिए, ड्राइनेस टुवार्ड्स वार, और तीसरा है कलेक्टिव पैटर्न इन साइकोलॉजी। ये तीनों पुस्तक टॉलमैन साहब द्वारा लिखा गया है। इनका प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर, दूसरा प्रयोग बंदर पर किए थे। प्रयोग को बाद में हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं, तो अधिगम के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं। कितने प्रकार अधिगम दिए थे? अधिगम के इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। पहला है कैथेसिस, इंग्लिश में भी देख लीजिए। दूसरा है तुल्यता विश्वास, जिसे इक्विवेलेंस बिलीफ कहते हैं। तीसरा है क्षेत्र प्रत्याशा, जिसे फील्ड एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। चौथा है क्षेत्र संज्ञान ढंग, जिसे फील्ड कॉग्निटिव मोड कहते हैं। पांचवा है चालक विभेद, जिसे ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और छठा है पेशीय प्रारूप, जो है कि मोटर पैटर्न। तो 6 प्रकार का अधिगम दिए थे, हम लोग याद रखेंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं टॉलमैन द्वारा दिए गए संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे उसको देख लेते हैं। पहला है एकीकृत व्यवहार। एकीकृत व्यवहार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तियों को छोटी छोटी अनुक्रिया को एकीकृत मतलब मिला करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों का एकीकृत व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात उद्दीपक को प्राप्त करता है। इसमें कहा गया है कि हम लोग जो छोटा छोटा अनुक्रिया करते हैं उसको मिला करके काम करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्थान बनाम अनुक्रिया। स्थान बनाम अनुक्रिया का मतलब होता है व्यक्तियों की अनुक्रिया भले ही उद्दीपक से प्रेरित होती है, लेकिन उसकी अनुक्रिया उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए नहीं होती। वह उद्दीपक तक पहुंचने के लिए उस स्थान को जानने की कोशिश करता है तथा उस स्थान का संज्ञानात्मक मैप अपने अंदर विकसित करता है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो अनुक्रिया करता है, भले वो उद्दीपक से प्रेरित होता है, भले वो लक्ष्य से प्रेरित होता है, लेकिन उसकी जो अनुक्रिया होती है वह केवल उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए नहीं होती है, वह केवल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। वह उद्दीपक तक पहुंचने के लिए, वह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितना भी कार्य करता है उस कार्य को अपने अंदर याद रखता है और संज्ञानात्मक
एक प्रकार का कॉग्निटिव मैप अपने अंदर विकसित कर लेता है कि मैंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग किया। तो वही है स्थान बनाम अनुक्रिया। तीसरा है मध्यवर्ती चरों का महत्व। तो मध्यवर्ती चरों का महत्व में देखिए, टॉलमैन ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मध्यवर्ती चरों के महत्व को स्वीकार किया। अधिगम करने की प्रक्रिया में बहुत सारे मध्यवर्ती चर अधिगम को प्रभावित करते, जैसे आयु, वंशानुक्रम, पूर्व ज्ञान। मध्यवर्ती चर का मतलब हुआ कि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो हम लोग कार्य करते हैं उनमें मध्यवर्ती चर मतलब कि आयु, पूर्व ज्ञान और वंशानुक्रम भी हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है, प्रभावित करती है। यदि मेरा आयु, छोटा बच्चा को कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाए तो वह कम उस कार्य को उतना बढ़िया से नहीं कर पाता है जो एक युवा आदमी या युवा व्यक्ति उस कार्य को बढ़िया से कर सकता है। तो मध्यवर्ती चर जो आयु, वंशानुक्रम और पूर्व ज्ञान है, इसी को मध्यवर्ती चर कहा गया। टॉलमैन ने मध्यवर्ती चरों के महत्व को स्वीकार किया है। आगे हम लोग देखते हैं पुरस्कार प्रत्याशा। जब व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो यह प्रत्याशा रखता है कि अनुक्रिया के पश्चात उसे वांछित फल या उद्दीपक मिलेगा। उद्दीपक प्राप्त होने पर उसकी अनुक्रिया पूर्ण होती है। इसके विपरीत उद्दीपक न प्राप्त होने पर उसमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति प्रति अनुक्रिया करता है तो यह आशा रखता है कि मेरा अनुक्रिया खत्म होगा या अनुक्रिया करने के पश्चात मुझे कोई वांछित फल मिलेगा। यदि फल मिलता है तो उसकी अनुक्रिया पूर्ण होती है और नहीं फल मिलता, लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तो उसमें निराशा आती है। बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा गया। पांचवा है लुप्त अधिगम। लुप्त अधिगम क्या है? वांछित उद्दीपक प्राप्त होने से उसकी अनुक्रिया पूर्ण रूप से चलती रहती है, लेकिन उद्दीपक की प्राप्ति बंद होने से उसकी अनुक्रिया भी खत्म हो जाती है। किंतु फिर उचित उद्दीपक को देकर इसे फिर से अनुक्रिया कराई जा सकती है। इसका मतलब कि यदि वांछित लक्ष्य उसको नहीं प्राप्त होता है तो उसकी अनुक्रिया जो है वो बंद हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है, वह विलुप्त हो जाती है। लेकिन बाद में फिर यदि उचित उद्दीपक उसको उचित लक्ष्य दिया जाए तो उसकी अनुक्रिया फिर प्रारंभ हो सकती है। आगे हम लोग उसका प्रयोग को थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रयोग जो बंदर पे किए थे, तो बंदर का प्रयोग यही है। प्रयोग एक भूल भुलैया पर अपना प्रयोग किए थे। तो सिंपल सा प्रयोग हम बता देते हैं, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रयोग को देखिए, पहला है प्रयोग उनका इस प्रकार है कि चूहे का दो समूह रहता है, समूह ए और समूह बी। उसको भूल भुलैया में मतलब छोड़ा जाता है, एक द्वार से दूसरे द्वार से उसको निकलना होता है। तो द्वार में जो निकास द्वार रहता है वहाँ उद्दीपक मतलब फूड भोजन रखा हुआ है। उसके बाद समूह ए वाले चूहे को निकास मतलब कि भोजन को रखकर समूह ए वाले को जो प्रवेश द्वार है वहाँ से छोड़ा जाता है। चूहों तो देखा जाता है कि चूहा ने अनुक्रिया किया और अंत में निकास द्वार पर जाकर उद्दीपक को भोजन को प्राप्त कर लिया और भूल भुलैया से बाहर आ गया। फिर बी समूह वाले चूहों को जब छोड़ा जाता है तो उस टाइम उद्दीपक या भोजन को वहाँ से निकास द्वार से हटा लिया जाता है। तो पाया जाता है कि चूहा भूल भुलैया में छोटी छोटी अनुक्रिया बहुत देर तक घूमते रहता है, छोटी छोटी अनुक्रिया करने लगता है और बहुत देर बाद भूल भुलैया से बाहर आता है। फिर यह क्रिया 10 दिन बाद जब लगातार दोहराया जाता है तो 10 दिन बाद जब बी वाले समूह चूहों को निकास द्वार पर जब उद्दीपक भोजन रखकर छोड़ा जाता है तो पाया जाता है कि बी समूह वाला जो चूहा है वो ए समूह वाले चूहे से जल्दी कम समय में बाहर आ गया। इसका निष्कर्ष यह है कि कोई भी प्राणी उद्दीपक से तो प्रेरित होती है लेकिन उसकी अनुक्रिया उस उद्दीपक के लिए नहीं होती है। वह उद्दीपक तक पहुंचने के लिए स्थान का संज्ञानात्मक माप अपने अंदर विकसित करता है और अंत में उद्दीपक की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चूहा था बी ग्रुप का, वो अंदर में जाकर अपना संज्ञानात्मक माप अपना अनुक्रिया कर रहा था, लेकिन जब बाद में उसको उद्दीपक दिखाया गया, उद्दीपक को जैसे उन्होंने देख लिया तो वह अपना संज्ञानात्मक माप को बहुत जल्दी अपने अंदर आत्मसात कर लिया और जल्दी से निकल गया।
तो यही उनका प्रयोग था। दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। दूसरा प्रयोग उन्होंने बंदर पे किए थे, उसमें पुरस्कार प्रत्याशा का कॉन्सेप्ट दिए थे। उसका यह प्रयोग था कि जो दो बर्तन रहता, एक बर्तन में केला रहता, दूसरा बर्तन में पत्ते को रखा जाता है, और एक बंदर को जब छोड़ा जाता है तो पाया जाता है कि जो मतलब कि केला वाला बर्तन है वहाँ बंदर पहले जाता है, केला निकाल के खा लेता है। फिर वह जब दूसरे बर्तन पे जाता है तो जाके वहाँ देखता है कि वहाँ तो पत्ता है, जिसे वह स्वीकार नहीं करता है, उसे पसंद नहीं आता है। और वहाँ भी वो जाके दूसरा बर्तन पे भी जाके वह पत्ते को हटा के देखता है कि यहाँ केला रखा हुआ है या नहीं है। तो यह क्रिया जब फिर बाद में दोहराया जाता है तो देखा जाता है कि बंदर जो है केला वाला बर्तन पर ही जा रहा है और पत्ता वाला बर्तन पर अब वो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वांछित पुरस्कार जहाँ उसको मिलता है वहाँ वो जा रहा, जहाँ वांछित पुरस्कार नहीं मिल रहा है वहाँ उसका व्यवहार ख़त्म हो रहा है, उसका अधिगम ख़त्म हो रहा है, प्रत्याशा ख़त्म हो रहा है। तो यही उनका दूसरा प्रयोग था। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सेट पर, जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत है जो उदारवाद और समग्रवाद दोनों का समन्वित रूप सिफारिश करता है? तो टॉलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत था वो उदारवाद और समग्रवाद दोनों का समन्वित रूप सिफारिश करता है, इसलिए एक का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के क्षेत्र में मध्यवर्ती चरों के महत्व को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति हमारे टॉलमैन साहब, इसलिए 2 का 2 नंबर राइट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजनवाद व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्रयोजनवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो थे वो टॉलमैन साहब है। चौथा देखते हैं, चीन गेस्टॉल्टवाद सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो चीन गेस्टॉल्ट सिद्धांत का विकास हमारे टॉलमैन साहब ने किए थे, इसलिए 4 का 2 नंबर राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में प्राणी संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का संज्ञान विकसित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्याशा कहते हैं टॉलमैन के अनुसार, इसलिए 5 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है? तो आप लोग पढ़िए कौन सा लोकप्रिय सिद्धांत है? तो प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है, इसलिए 6 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय अधिगम को जान लेने के बाद किस क्षेत्र में श्रेष्ठता की प्राप्ति में मदद मिलती है? तो पेशीय अधिगम जब हम लोग जान लेंगे तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, इसलिए 7 का 2 नंबर राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो टॉलमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? तो अव्यक्त सिद्धांत का संप्रत्यय जो है टॉलमैन साहब ने दिए हैं, इसलिए 9 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त होना परिणाम है, विलुप्त होना किसका परिणाम है? तो पुनर्बलन का अभाव, पुनर्बलन के अभाव के कारण शिक्षा विलुप्त हो जाती है, इसलिए 10 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही स्थापित किए जाने पर अंतर्गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वो है विलोप कहलाता है, इसलिए 11 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमैन ने पुरस्कार प्रत्याशा रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी का प्रयोग निम्न में से किस जीव पर किया था? तो पुरस्कार प्रत्याशा का प्रयोग जो है वो बंदर पर किए थे, इसलिए 12 का 4 नंबर राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी उद्दीपक के महत्व को नकारा है? तो टॉलमैन साहब ने उद्दीपक के महत्व को नकारा था। वो कह रहा था कि उद्दीपक से भले वो प्रेरित होती है लेकिन जो उसका अनुक्रिया होता है वो उद्दीपक पर ही नहीं होता, उसका संज्ञानात्मक माप प्राप्त करने के लिए उसका अनुक्रिया होता है, इसलिए इस 13 के अनुसार राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, टॉलमैन ने अपने किस पुस्तक में चिन्ह सिद्धांत के बारे में वर्णन किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन। 15 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत व्यवहार के कई गुण
है, जिनमें से प्रमुख है एकीकृत व्यवहार के गुण में क्या आ जाएगा, छोटे छोटे यूनिट्स में बांधना। 15 का 4 नंबर राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉलमैन ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पर किया था? तो टॉलमैन ने अपना प्रयोग जो है वह चूहे पर किए थे, तो राइट आंसर 4 नंबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने लेटेंट लर्निंग तथा कॉग्निटिव मैप के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था? कॉग्निटिव मैप संप्रत्यय और लेटेंट लर्निंग का संप्रत्यय जो दिया है वो टॉलमैन साहब, इसलिए 17 का 4 नंबर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन। यदि कक्षा में एक छात्र पहली बार में ही एक शिक्षित अध्यापक की तरह पढ़ा पाता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? तो ये चिन्ह अधिगम या सुषुप्त अधिगम कहते हैं, सुषुप्त सीखना, इसलिए 18 का 1 नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय एडवर्ड टॉलमैन द्वारा अपने सिद्धांत के माध्यम से दिए हैं? तो देखिए चारों क्वेश्चन कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर है 2 नंबर पुरस्कार प्रत्याशा। 20 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार टॉलमैन द्वारा नहीं दिए गए हैं? तो अधिगम का प्रकार देखिए 1 नंबर कैथेसिस, तुल्यता, विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा दिया गया था, लेकिन शास्त्रीय अधिगम तो नहीं दिया गया, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, और यदि आपको इसमें सजेस्ट चाहिए, कुछ सीखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।